The general introductory part of any subject is very, very important regarding any of the exams, whether it is competitive, whether it is internal, externals, your college examinations, or something that can be asked in Public Service Commission's examination. तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का जो जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो हमें कभी भी स्किप नहीं करना है. वी हैव टू रीड इट वेरी थॉरली, और उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं दे आर वेरी बेसिक येट वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन क्या होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द डेफिनेशन. इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज इन एनिमल. ये चार चीज़ों के साथ वेटनरी मेडिसिन का डील होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मेडिसिन. फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स. Hippocrates is known as father of medicine. Very important question. Next thing is that father of veterinary medicine. Veterinary medicine के father कौन है? Renatus Vegetius. ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए. मेडिसिन के फादर कौन है इन जनरल? हिप्पोक्रेट्स. और वेटनरी मेडिसिन के फादर कौन है? रेनाटस वेजिटियस. नेक्स्ट थिंग इज दैट फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज विलियम हार्वी. ठीक है, विलियम हार्वी. आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टिल नाउ. ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है. वी विल बी ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड फॉर अ श्योर शॉट इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, इसलिए हम लोग बेसिकली उसी तरीके से लेके चलेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलती जाए और साथ ही साथ जो बेसिक कंसेप्ट है टॉपिक्स का वो आपको समझ में आए. तो तीन चीज़ें हैं: मेडिसिन के फादर, वेटनरी मेडिसिन के फादर, ब्लड सर्कुलेशन के फादर. ठीक है, एक फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है, WAHVM. WAHVM क्या होता है? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर द हिस्ट्री ऑफ वेटनरी मेडिसिन. वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर हिस्ट्री ऑफ वेटनरी मेडिसिन. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट वेटनरी स्कूल, फर्स्ट वेटनरी कॉलेज इन इंडिया एंड फर्स्ट वेटनरी यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहली बार विश्व में वेटनरी स्कूल कहाँ खुला था? लायंस में. ठीक है, 1762 में. वेटनरी कॉलेज सबसे पहले भारत में कहाँ खुला था? बॉम्बे वेटनरी कॉलेज. ठीक है, जिसको हम MBC भी कहते हैं. ठीक है, और पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी वेटनरी के लिए? तनुवास. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन. किसी भी जानवर को आप जब एग्जामिन करते हो, सो देयर आर वेरियस वे टू फिजिकल एग्जामिन एनी एनिमल. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट वन इज पाल्पेशन. पाल्पेशन में आप लोग क्या करते हो? किसी भी बॉडी पार्ट को एनिमल के डायरेक्टली पाल्पेट करते हो विद द हेल्प ऑफ योर बेयर हैंड्स. ठीक है, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट पाल्पेशन. और अगर आप किसी प्रोब वगैरह का यूज़ करते हो तो देन इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट पाल्पेशन. सेकेंड वन इज परकशन. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं आपके पास. टचिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स बाय बेयर हैंड इज नोन एज A पाल्पेशन, B परकशन, ऑस्कल्टेशन, सक्सेशन. अब बताओ, तो आंसर विल बी पाल्पेशन. इस तरीके से आपको लेके चलना है. परकशन में क्या होता है? वी विल स्ट्राइक बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स. ठीक है, इट इज़ नोन एज इमीडिएट परकशन. आप किसी भी बॉडी पार्ट को एनिमल के ड्यूरिंग इट्स फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करते हो? फिंगर टिप से टच करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो देन इट विल बी नोन एज इमीडिएट परकशन. और अगर आप किसी हैमर का या फ्लेक्सीमीटर वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हो, ठीक है, टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड ऑडिबल साउंड्स, इट इज़ नोन एज मीडिएट परकशन. इसमें आपने क्या करा? एक एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ करा, एक मीडियम का यूज़ करा. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मीडिएट परकशन. नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑस्कल्टेशन. ठीक है, तो शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑस्कल्टेशन क्या होता है? इट विल हेल्प अस टू हियर द इंटरनल साउंड्स, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनल साउंड्स किसकी? लंग्स की, हार्ट की वगैरह सुनते हैं. ठीक है, ये सिंपल है. इसको हम स्टेथोस्कोप जो होता है हमारा, उसकी मदद से इंटरनल साउंड सुनते हैं. तो पाल्पेशन हो गया, परकशन हो गया, ऑस्कल्टेशन हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट, विलियम्स मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम्स मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन. सबसे पहले आपको याद रखना है, ये हम TRP के केस में यूज़ करते हैं. TRP क्या होता है? ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस. ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं, विलियम्स मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन में वी विल ऑस्कल्टेट रेटिकुलम एंड वी विल पाल्पेट रूमन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेटिकुलम और रूमन को ऑस्कल्टेट एंड पाल्पेट करते हैं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट फिजिकल मेथड का तरीका क्या होता है, सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन मतलब क्या होता है, वी विल शेक द बॉडी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड और एयर इन ए बॉडी कैविटी विद साइमल्टेनियस ऑस्कल्टेशन। सक्सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एनिमल की बॉडी को हिलाएंगे ताकि हम लोग क्या पता कर सकें, क्या उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है या हवा भरी हुई है। एंड अलॉन्ग विद दिस प्रोसीजर वी विल ऑल्सो ऑस्कल्टेट द एनिमल। नेक्स्ट वन इज बैलोटमेंट। अब बैलोटमेंट क्या होता है, दैट इज डिफाइंड एज पाल्पेशन कंबाइंड विद परकशन। आप लोग क्या करोगे, पाल्पेशन को परकशन के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, इट विल बी अ बैलोटमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ व्हाट, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम लोग चलते हैं आगे, साइट ऑफ रिकॉर्डिंग पल्स। ठीक है, पल्स हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, तो कैटल और बफेलो की अगर मैं बात करूँ, सो वी विल हैव कॉक्सीजियल और मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी। शीप गोट की अगर मैं बात करूँ, फेमोरल आर्टरी। डॉग कैट की अगर मैं बात करता हूँ, वी विल हैव फेमोरल आर्टरी। एंड अगर हॉर्स की मैं बात करता हूँ, वी विल हैव एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, कैटल बफेलो में क्या है आपके पास, कॉक्सीजियल, मैक्सिलरी, फेशियल। शीप गोट में, डॉग कैट में फेमोरल एंड हॉर्स में एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड कलेक्शन की साइट्स। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, जो बेसिक चीज़ें होती हैं दे आर ओनली जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि भाई टफ पढ़ लेते हैं, टफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक हम लोग कभी भी अपना स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक से ही डिराइव होती हैं। सो इफ़ वी हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द बेसिक पार्ट्स, ठीक है, वी कैन ईजिली कंकर द टफेस्ट पोर्शन ऑफ द एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन। कैटल और बफेलो में क्या है हमारे पास, जुगलर वेन और ईयर वेन। ईयर वेन हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी गो फॉर अ ब्लड प्रोटोजोआ एग्जामिनेशन। शीप कोट में भी क्या है हमारे पास, जुगलर वेन एंड ईयर वेन। डॉग कैट में क्या है, टार्सल वेन, सेफेलिक वेन, सफेनस वेन। ठीक है, हॉर्स में क्या है हमारे पास, जुगलर वेन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट साइट ऑफ कलेक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैटल बफेलो के केस में। सो कैटल बफेलो में कैसे करोगे, लंबोसेक्रल जंक्शन पे या फर्स्ट और जो सेकंड कॉक्सीजल रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर कैटल बफेलो में लंबोसेक्रल या फर्स्ट सेकंड कॉक्सीजल रीजन। ठीक है, शीप बोट में हम कहाँ करेंगे, सब ऑसिपाइटल रीजन, ठीक है, और लंबोसेक्रल रीजन। ठीक है, कैटल बफेलो में लंबोसेक्रल, शीप गोट में भी लंबोसेक्रल, बट देयर आर अनदर लोकेशन फॉर शीप गोट, दैट इज सबऑसिपाइटल, और कैटल बफेलो में क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉक्सीजल रीजन। डॉग कैट की अगर मैं बात करूं, सिस्टर्ना मैग्ना, आपको याद रखना है सिस्टर्ना मैग्ना क्या होता है। ठीक है, इट इज अ लोकेशन दैट विल हेल्प यू टू कलेक्ट द CSF। इस सिस्टर्ना मैग्ना कहाँ मिलेगा, अटलांटो ऑसिपाइटल जोन के पास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉर्स की। हॉर्स में सब ऑसिपाइटल जैसे शीप गोट में था, ऑल्सो लंबो सेक्रल रीजन। ठीक है, शायद यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे चलते हैं हम लोग, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो अब हम डिजीज को कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है ईटियोलॉजिकल फैक्टर पे। ठीक है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर पे उसमें आ जाएगा स्पेसिफिक और सेकंड क्या आ जाएगा, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब जिसका एक पर्टिकुलर ईटियोलॉजिकल एजेंट आपको पता हो, नॉन स्पेसिफिक मतलब जिसके काफ़ी ज़्यादा ईटियोलॉजिकल एजेंट्स अवेलेबल हों। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, कैसे ऑरिजिनेट हुई, इसमें आएगा हेरिडिटरी, कंजेनाइटल, अलॉन्ग विद दैट एक्वायर्ड। ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, इट विल ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर एंड फादर टू द ऑफस्प्रिंग। कंजेनाइटल में क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान वो एनिमल उसको गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्रीशिया एनाई, इट इज़ नॉट हेरिडिटरी, इट इज़ कंजेनाइटल। बट अगर हम लोग ब्रोकन विंड की अगर बात करें जो हॉर्स के केस में मिलता है, दैट इज हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब जो माँ में है वो बच्चे में भी आएगा, लेकिन जो यूट्रस के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है दैट इज नोन एज कंजेनाइटल। और एक्वायर्ड की अगर मैं बात करूँ,
तो जो भी हम लाइफ स्पेन के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान कोई जानवर, कोई एनिमल डिजीज को एनकाउंटर करता है या उसके कांटेक्ट में आता है, तो दैट इज नोन एज एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ऑरिजिन। कि भाई एक तो था क्या कहते हैं तुम्हारा मोड, एक है प्लेस। प्लेस में क्या होगा, इंडिजिनस, एक्सोटिक, इमर्जिंग। बेसिकली इंडिजिनस में क्या होगा, एक नेटिव एरिया में वो डिजीज मिलेगी। एक्सोटिक मतलब क्या होगा, जो फॉरेन कंट्री से हमने इंपोर्ट करी। अगर हम इंडिया की अगर बात करें, इफ वी हैव अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इट इज इम्पोर्टेड डिजीज, इट इज नोन एज एक्सोटिक डिजीज बिकॉज इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इमर्जिंग डिजीज की अगर मैं बात करूं, ऐसी डिजीज जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं थी कुछ समय से, एंड दे आर नाउ रिलैप्सिंग इन द एनवायरमेंट। उसमें एग्जांपल है आपके पास लूपिंग इल। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आप लोग देखते रहेंगे, साथ के साथ मैं बताता रहूंगा। ठीक है। आपको इस लेक्चर को ये इस तरीके से नहीं लेना है कि एक क्रैश कोर्स में मेरे को बिल्कुल तगड़े तगड़े नोट्स बनाने हैं फिर रटने बैठोगे। आप अगर ध्यान से सुनोगे भी मेरी बातों को, तब भी आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं साथ के साथ थोड़ा सा रिवीजन भी कराता रहूंगा। मेडिसिन के फादर हिप्पोक्रेट्स, वेटनरी मेडिसिन रेनाटस वेजेटियस, ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। ठीक है। उसके बाद हमने WAHVM पढ़ा था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, जर्मनी में। पहला वेटनरी स्कूल लायंस में, पहला वेटनरी कॉलेज इंडिया में बॉम्बे, पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी तनुवास। साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, रिकॉर्डिंग पल्स आपको शायद क्लियर होंगे। ठीक है। डॉग कैट में ब्लड कलेक्शन की साइट क्या होती है, जल्दी से सोचो, सिफेलिक वेन, सफेनस वेन, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग पल्स इन केस ऑफ हॉर्स, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी थी, मैंने बताया था जो बैलोटमेंट होता है उसमें परकशन और पाल्पेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं। विलियम्स मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन किसके लिए यूज करते हैं, हम TRP के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे हम लोग, वी हैव कंप्लीटेड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे मोड एंड प्लेस। अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई इन्फेक्शन के मोड के बेसिस पे हम डिजीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन इंटरकरेंट। प्राइमरी में क्या होगा, इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट हो, उसका किसी और डिजीज के साथ कोई रिलेशन ना हो, जैसे रेबीज। ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, किसी प्राइमरी डिजीज की वजह से दूसरी डिजीज हो जाए, जैसे कि जो कैनल कफ होता है, इट इज यूजुअली अकर आफ्टर अ प्राइमरी डिजीज ऑफ व्हाट, कैनाइन डिस्टेम्पर। ठीक है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ, उसके बाद कैनल कफ होगा, तो इट विल कम अंडर सेकेंडरी। लेकिन रेबीज जो है उसके पीछे आगे कोई भी और इन्फ्लुएंस नहीं होता, दैट विल बी प्राइमरी। इंटरकरेंट की अगर मैं बात करूं, अकर्स एज ए सीक्वल टू द प्राइमरी डिजीज। इंटरकरेंट डिजीज मतलब होगा कि प्राइमरी होगा पहले, उसके बाद एक सीक्वल होगा, और जो सेकंड, जैसे अगर हम TRP की बात करते हैं, इसका कॉमन सिक्वल वेगल इंडाइजेशन होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से होने वाली जो सिक्वल ही है, बेसिकली जो एक पहले ये हुआ डिजीज, उसकी वजह से दूसरी डिजीज होने लगे, तो ये प्राइमरी डिजीज की वजह से जब तो इसकी फॉलो अप डिजीज होती है, दैट इज नोन एज इंटरकरेंट डिजीज। जैसे हमें कैनाइन डिस्टेम्पर के केस में कोरिया मिलता है, वेगल इंडाइजेशन इज अ सिक्वली ऑफ TRP। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट इज स्प्रेड ऑफ डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज, पहला क्या हो जाएगा, स्पोरेडिक, दूसरा क्या हो जाएगा, एंडेमिक, तीसरा क्या हो जाएगा, एपिडेमिक, चौथा क्या हो जाएगा हमारा पेंडेमिक। स्पोरेडिक मतलब जो बहुत कम हो, इनफ्रीक्वेंट हो। एंडेमिक मतलब क्या हो, एक पर्टिकुलर एरिया में। एपिडेमिक मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा। पेंडेमिक मतलब कॉन्टिनेंटल स्प्रेड। ठीक है। जैसे कि हमारा कोविड-19 था, दैट इज अ पेंडेमिक डिजीज। ठीक है। स्क्रैपी नायरोबी शीप डिजीज इज अ स्पोरेडिक डिजीज। एंडेमिक में क्या हो जाएगा, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, एंथ्रेक्स। ठीक है। एपिडेमिक में क्या होगा, इट विल इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट से हमें एक चीज मुझे को याद आती है, रिंडरपेस्ट हमारा इट इज अ इरेडिकेटेड डिजीज। ठीक है। ये एक वायरल डिजीज है, आगे मैं आपको बताऊंगा इन अपकमिंग लेक्चर्स। एक वायरल डिजीज है एंड दैट इज बीइंग इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया। इरेडिकेशन हम किससे करते हैं, विद अ प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे हम डिजीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे, पर एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, सब एक्यूट। ठीक है। आ गया समझ में। और नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक। पहले हमने क्या करा, पर एक्यूट डिजीज होती है जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक्यूट मतलब जिनका सडन ऑनसेट हो,
सब एक्यूट मतलब कंपैरेटिवली एक्यूट से थोड़ा स्लो होंगी, और क्रोनिक मतलब क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन लेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको यही पता रखना है। कोई स्टेटमेंट अगर आता है आपके पास, एपिलेप्सी और हीमोफीलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एपिलेप्सी और हीमोफीलिया जो डिजीज है दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर एंड फादर टू ऑफस्प्रिंग, तो इसलिए वो हेरिडिटरी होंगे। कंजेनाइटल अगर होती तो इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटराइन लाइफ में वो डेवलप होती। एक्वायर्ड मतलब जो जीवन काल में किसी भी जानवर ने डिजीज को एक्वायर करा। इस तरीके से आपको अगर डेफिनेशन के बारे में पता होगा तो यू कैन हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं अबाउट द सिम्टम्स। ठीक है, कि भाई सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, सिंड्रोम क्या होता है, और लीजन क्या होता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो दीज आर द एडवर्स फीलिंग बाय द एनिमल ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन द बॉडी और द मेंटल कंडीशन। किसी भी जानवर के अंदर कोई भी जो एडवर्स फीलिंग होती है बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी कंडीशन और द मेंटल कंडीशन, इट इज नोन एज सिम्टम्स। साइंस क्या होते हैं, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। सिंड्रोम क्या होते हैं, कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद डिजीज प्रोसेस। ठीक है, एक डिजीज के कारण जो जो कंडीशन आपको एनिमल में मिलती हैं, दे ऑल टुगेदर इन ए कॉम्युलेटिव वे विल टेल यू अबाउट द सिंड्रोम। और लीशंस की अगर मैं बात करूं, एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ऑर्गन और द पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पर चोट लग जाती है, इट इज अ लीशन। किसी जानवर को किसी तरीके की एडवर्स फीलिंग है, इट इज अ सिम्टम। जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, उल्टी हो रही है किसी जानवर को, दिस इज ए साइन। और किसी भी बीमारी के अंदर जितने भी हमें साइन सिम्टम सब कुछ दिखाई देते हैं, उनको सबको एक साथ अगर हम रख दें, इट विल बी अ सिंड्रोम। अब हम लोग सिम्टम्स के कुछ क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम, फिर आता है पैथोगनोमिक, फिर आता है डायरेक्ट और इडियोपैथिक, फिर आता है इनडायरेक्ट, फिर आता है प्री मॉनिटरिंग, फिर आता है पीरियोडिकल, फिर आता है टिपिकल, फिर आता है एटिपिकल। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, इट विल बी ऑब्जर्व बाय अ फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द क्लिनिशियन ऑफ कोर्स। पैथोगनोमिक का मतलब क्या होता है, जो डिजीज के लिए परफेक्ट सिम्टम होता है। ठीक है, मतलब अगर ये बीमारी है और ये सिम्टम है, तो इट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर। ठीक है, जैसे टीटनस में हमें लॉक जॉ मिलता है, तो इट इज़ अ पैथोगनोमिक रीजन। डायरेक्ट और इडियोपैथिक की अगर मैं बात करूं, इट विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो confined to a disease of a remote organ. For example, vomission in dogs in the case of nephritis, it is a indirect symptom. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्री मॉनिटरिंग, मतलब क्या होता है, इंडिकेट करेगा आपको किसी भी डिजीज की वार्निंग। जैसे फीवर के पहले ठंड लगती है, इट इज अ प्री मॉनिटरिंग। पीरियोडिकल की मतलब क्या होता है, आएगा और चला जाएगा। जैसे बाईफेजिक फीवर होता है हमारा कैनाइन डिस्टेंपर। टिपिकल की अगर मैं बात करता हूँ, तो टिपिकल में क्या होगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिजीज। ठीक है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक डिजीज का। ठीक है, जैसे टेटनस में हमने लॉक जो देखा था, वो पैथोगनोमिक भी है, इट कैन ऑल्सो बी ए टिपिकल सिम्टम। ठीक है, साथ ही साथ ब्लैक वाटर के केस में जो मसल क्रेपिटेशन होता है बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, दैट इज अ टिपिकल सिम्टम, वो हमें इसी बीमारी में देखने के लिए मिलेगा। एटिपिकल मतलब क्या होता है, एटिपिकल टिपिकल नहीं है, इरेगुलर, कुछ भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस कि भाई डायग्नोसिस क्या होता है। सबसे पहले कि जब हम किसी भी मेथड की वजह से, किसी भी तरीके की वजह से किसी डिजीज को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं उसका नेचर, इट इज नोन एज डायग्नोसिस। सबसे पहले क्या आता है, स्नैपशॉट डायग्नोसिस, जो देखते ही हमें पता चल जाए। सेकंड आता है डायरेक्ट और फिजिकल डायग्नोसिस, मतलब जिसमें हम परकशन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन सब कुछ करेंगे। थर्ड आता है हमारा एक्सक्लूजन डायग्नोसिस, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी सिमिलर डिजीज होंगी उनको एक्सक्लूड करते जाएंगे एंड वी विल रूल आउट एंड विल कम टू अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस। फोर्थ आता है टेंटेटिव, एक प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस होता है जो हमें पता चलता है ओनर से हिस्ट्री लेने के बाद, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद। एक होता है सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, सिम्टोमेटिक मतलब क्या, जो सिम्टम्स की वजह से दिखाई दे। एक होता है कन्फर्मेटरी, जो लेबोरेटरी टेस्ट के बेसिस पे होता है यूजुअली। एक होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब
जो सिमिलर डिजीज होती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं एंड वी विल रूल आउट ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, एंड वी विल कम टू अ कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, तो आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड डिटर्मिनेशन एंड नेचर ऑफ डिजीज इज नोन एज डायग्नोसिस। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रटी हुई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप और एक और नोट्स की कॉपी प्रिपेयर कर लो और जो कहीं आपकी अलमारी में दबी हुई रखी हुई है। इस क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड mugging up the things, you should understand what are the important parts, what are the important things that you have to remember in what way। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आगे चलते हैं हम लोग, वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट it will include all the measures employed to combat certain complications during the course of disease। जो भी हम अगड़म तिगड़म सगड़म जो भी हम दवा देते हैं किसी भी जानवर को, ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है किसी भी डिजीज़ की वजह से होने वाली, उनको हम टैकल कर सकें। सिंपल है, किसी के लिए भी दवा आप लिखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मौज में दवा लिख देते हो। किसी को कुछ बीमारी है तो उस बीमारी को टैकल करने के लिए आप उसके लिए दवा लिखते हो। तो वो सारे जो मेजर्स इंक्लूड होते हैं, जो मेजर्स एम्प्लॉय करते हो आप ट्रीटमेंट के लिए, उसको सही करने के लिए वो ट्रीटमेंट कहलाता है। अब ट्रीटमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं आपके, सॉरी 6 तरीकों के। सिम्प्टोमेटिक, पैलिएटिव, रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एम्पायरिकल, स्पेसिफिक एंड प्रोफाइलेक्टिक। सिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होगा? बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। पैलिएटिव का मतलब क्या होगा? कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनको आप सही नहीं कर सकते, जैसे डायबिटीज मेलिटस, इसको आप सही नहीं कर सकते। यू विल जस्ट improve the lifespan and the quality of the life that is going to be that is left with the animal। ठीक है। रेशनल मतलब क्या होता है? जब आप साइंटिफिक मेथड का यूज करते हो। एम्पायरिकल का मतलब क्या होता है? ई से एम्पायरिकल, ई से एक्सपीरियंस बेस्ड, ये यूजुअली ट्रायल एंड एरर मेथड वाला। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप एक बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हो कि ये बीमारी है, ये दवा देनी है। जैसे पॉइजन्स के केस में आप एंटीडोट देते हो, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक वे टू ट्रीट। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइलेक्टिव, मतलब ऑल द मेजर्स दैट यू आर गोइंग टू यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड। ठीक है, दीज कम अंडर द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जनरल चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, हमने स्टार्ट करा था मेडिसिन की डेफिनेशन से, एंड वी हैव what it includes diagnosis, treatment। ये दोनों आप देखोगे कि क्या था, क्या बताया था मैंने आपको। फादर ऑफ मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन, ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कब बना, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, साइट ऑफ रिकॉर्डिंग पल्स, ब्लड एंड CSF इन डिफरेंट एनिमल्स। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस, सिम्टम्स, साइंस, ठीक है, लीजन्स और ट्रीटमेंट। यहाँ तक अभी हमने इतनी बातें करी हैं। ओके, सो आगे चलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? सो इट इज डिफाइंड एज डिक्रीमेंट इन द बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इन द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारा बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर इसके जो मैकेनिज्म है इन मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर वो बिगड़ जाएगा तो इट विल लेड टू अ डिक्रीमेंट इन द बॉडी टेम्परेचर, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोथर्मिया। etiology की अगर मैं बात करूं, एक्सेसिव कोल्ड, सेकेंड थिंग इज दैट इनसफिशिएंट हीट प्रोडक्शन, नेक्स्ट थिंग इज दैट नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ये आपको किस में मिलता है? पिगलेट्स के केस में मिलता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर किसी जानवर में आपको कुछ हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो क्या दिखेगा आपको वहाँ पे? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीमेंट इन द हार्ट रेट। मेजर वेन्स का कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सलाइवा, सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे एनिमल में अगर हाइपोथर्मिया होता है तो वहाँ पे डेथ किसकी वजह से होगी? डेथ ड्यू टू 2 रीजंस, पॉसिबल रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, आगे समझिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की।
डायग्नोसिस में क्या होता है, बेसिकली क्लिनिकल साइंस हिस्ट्री लिखने के लिए होते हैं, ठीक है, बट क्या बेसिक आपको पता चलेगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ठीक है, अगर किसी जानवर में हाइपोथर्मिया है तो वहाँ पे आपको डायग्नोसिस में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मिल सकता है। और अगर आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हो तो ALT, AST, LDH और CPK की वैल्यू जो है सीरम में बढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम कहाँ से मेंटेन होता है, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया कहाँ मिलता है, किसकी वजह से डेथ होती है, क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया है या टैकीकार्डिया, ये देख लेना ध्यान से। और साथ ही साथ ALT, AST, LDH, CPK लेवल्स बढ़े हुए होंगे, कितने बड़े होंगे ये मतलब नहीं है, लेकिन बढ़े हुए होंगे, आपको ये पता करना है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या दोगे, पैसिव रिवॉर्मिंग, हीटर के आगे रख दोगे जानवर को, किसी गर्म कंबल से ढक दोगे, ठीक है, और वार्म IV फ्लूइड का इन्फ्यूजन दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हाइपरथर्मिया था, तो हाइपर भी होगा, ठीक है, उसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है, इट इज़ अ एक्यूट कंडीशन ऑफ हाइपरथर्मिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब हीट स्ट्रोक का रीज़न क्या हो सकता है, हम लोग एकदम एक्सट्रीमली हाई एनवायरनमेंट में चले जाएं जानवर को लेकर, तो जानवर का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपका भी बढ़ जाएगा, इजंट इट। तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड द हीट स्ट्रोक। अब हाइपोथर्मिया की ईटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे आप एनिमल के लिए, ठीक है, आपका एनिमल बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत दौड़ भाग कर रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ भी समझ में नहीं आया करें तो खुद से रिलेट करके देखा करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप खुद से रिलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, भाई आपको मैं बहुत ज़्यादा भगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका BMR बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका BMR बढ़ जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो यू विल एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ हाइपोथर्मिया। कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करता हूँ कि क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक रेट जैसे मैंने बताया बढ़ जाएगा, ठीक है, जो ब्लड NPN होते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स, वो भी बढ़ जाएंगे, वैसो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वैसो डायलेशन होता है इन द केस ऑफ हाइपरथर्मिया, नॉट द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, रैपिड पल्स होंगी और वीक पल्स होंगे, ठीक है, पल्स की रेट बढ़ जाएगा लेकिन वीक होंगे, ठीक है। और इसमें भी डेथ किसकी वजह से होती है एनिमल की, हाइपरथर्मिया के केस में रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोसिस में ALT, AST, LDH, CPK, ये तीनों वैल्यू आपकी बढ़ी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो भाई छाँव में रख दो जानवर को, फैन चला दो, ठंडा पानी दो, ठंडा IV फ्लूइड दो, इलेक्ट्रोलाइट्स दो पानी में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट कंडीशन दैट इज फीवर। फीवर क्या होता है, फीवर इट इज डिफाइंड एज अ सिंड्रोम इन विच द हाइपरथर्मिया and toxemia are produced because of the substance circulating in the blood। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के अंदर हाइपोथर्मिया भी होगी और टॉक्सीमिया भी होगी, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ मिलती हैं तो फीवर होगा। अब फीवर के कॉज क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कॉज मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, नॉन इन्फेक्शियस कॉज मतलब ट्रॉमा, स्ट्रेस, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें किसी भी फीवर प्रोन एनिमल में, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे 3 स्टेजेस मिलेंगे, A, B, C। स्टेज पहला क्या है, स्टेज ऑफ हीट इंक्रीमेंट और चिल, हीट का इंक्रीमेंट हो जाए और चिल, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पल्स रेट आपका बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट आपका घट जाएगा। स्टेज ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, और जिसको हम फास्ट TGM भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर एक पीक पे पहुँचने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कुटेनियस वैसोडाइलेशन हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, हॉट ब्रेथ होगी। अब एक आता है स्टेज ऑफ डिक्रीमेंट, जिसको हम लोग डिफरविसेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा, साथ ही साथ जो यूरिन फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। फीवर में कितने स्टेजेस हैं, किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन एनी वे, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोसिस में 2-3 चीज़ें आपको याद में रखनी है, तो माइल्ड फीवर क्या होता है, मॉडरेट फीवर,
हाई फीवर, ठीक है। अब माइल्ड फीवर क्या होता है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़े। मॉडरेट मतलब 3 से 4 डिग्री बढ़े। हाई फीवर मतलब 5 से 6 डिग्री बढ़े, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, हाइपोथर्मिया से कर सकते हो, सेप्टिसीमिया से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो अंडरलाइंग कॉजेज है, किसी भी जानवर को किसी भी डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट अगर आपको देना है, तो आपको क्या करना होता है, बेसिक सा एक प्रोटोकॉल होता है। जो अंडरलाइंग कॉजेज है उसको हटा दो। अगर आपका हाथ गर्म गैस पर रखने की वजह से जलता है, तो सिंपल सी बात है, उसको ट्रीट करने के लिए ऐसा तो है नहीं उसके ऊपर पानी डालोगे। क्या करोगे, अपना हाथ हटा लोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर सेल्फ क्योर्ड। आपको क्या करना है, अपने आप को क्योर करने के लिए सिंपल सिंपल किसी भी जानवर को ट्रीटमेंट देने के लिए उसको जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। सो विल नॉट गो इनटू द डीप ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आगे चलते हैं हम लोग अबाउट द टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स कितने होते हैं, सबसे पहले आता है सिंपल फीवर, रेमिनेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, एटिपिकल फीवर। फिर आता है ट्रांजिएंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर, पीरियोडिक फीवर, स्थेनिक फीवर, एस्थेनिक फीवर। सिंपल फीवर में क्या होगा, जो टेम्परेचर है इट विल नॉट टच द नॉर्मल रेंज इन 24 आवर, ठीक है। और जो वेरिएशन है टेम्परेचर का वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होगा इन 24 आवर का, ठीक है। रेमिनेंट में क्या होगा, रेमिनेंट में भी टेम्परेचर 24 आवर्स में नॉर्मल लिमिट पे नहीं जाएगा, बट हियर द वेरिएशन इन द टेम्परेचर विल बी मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा, पहले हाई टेम्परेचर होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर हाई हो जाएगा। एटिपिकल में क्या होगा, टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है वो नॉर्मल नहीं होगा बिल्कुल भी। सिंपल, रेमिनेंट, इंटरमिटेंट और एटिपिकल। आगे चलते हैं ट्रांसिएंट का, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा विद इन 24 आवर ऑफ पीरियड। कंटिन्यूस मतलब क्या है, कंटिन्यूसली हाई टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब क्या है, कम्स इन अ पीरियोडिक पैटर्न, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। स्थेनिक मतलब इसमें हाई टेम्परेचर होगा और स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स होंगे। एस्थेनिक मतलब हाई टेम्परेचर होगा, वीक और क्विक पल्स होंगी। याद रखना डिफरेंस, स्थेनिक में क्या होगा, हाई बाउंडिंग पल्स होंगी, एस्थेनिक में क्या होगा, क्विक पल्स होंगी और वीक होंगे, दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टॉक्सीमिया एंड सेप्टिसीमिया, ठीक है। So a clinical systemic state that is characterized by the presence of toxins in the blood produced by the bacteria or injury to the tissue. It does not include the disease caused by toxic substance produced by the plants or any insects or any organic poisons. बेसिकली क्या है, टॉक्सीमिया क्या होता है, एक ऐसा क्लिनिकल सिस्टमिक स्टेट जिसके में अंदर आपको ब्लड में टॉक्सिन्स दिखाई देंगे। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंजरी टू द बॉडी सेल्स और एनी बैक्टीरिया और वायरस। इसके अंदर जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं ब्लड के अंदर, टॉक्सीमिया के केस में प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के, तो इंसेक्ट्स के द्वारा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन्स के द्वारा जो होते हैं वो कंसिडर नहीं होता है। एक बार और देख लो क्या कहने की बात है यहाँ पे। टॉक्सीमिया के केस में जो भी हमारा ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं, या तो वो बैक्टीरियल होंगे, वायरल होंगे, और बिकॉज ऑफ एनी इंजरी टू द टिश्यू। इसके अंदर जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस प्लांट्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉइजन्स की वजह से पैदा होते हैं, वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेप्टिसीमिया की अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसा etiological एजेंट that will remain present throughout the course of disease and solely responsible for the appearance of the clinical signs. सेप्टिसीमिया में क्या होता है, एक etiological एजेंट होगा and that will be present in the body throughout the course of the disease, ठीक है। और बैक्टीरियमिया में क्या होता है, बैक्टीरियमिया में बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द ब्लड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड विल नॉट प्रोड्यूस एनी क्लिनिकल साइंस, ठीक है। याद रखना, टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ईटियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। अब ईटियोलॉजी के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सोटॉक्सिन क्या है, एंडोटॉक्सिन क्या है, मेटाबॉलिक टॉक्सिन क्या है। एक्सोटॉक्सिन जैसे कि बॉट्यूलिज्म और ब्लैक वाटर में मिलते हैं आपको। एंडोटॉक्सिन कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस में मिलेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेटाबॉलिक टॉक्सिन कहाँ मिलेंगे आपको, हेपाटिक टॉक्सिन जैसे हिस्टामाइन, इन सब में, ठीक है, याद रखना।
अब आगे चलते हैं हम लोग, डायग्नोसिस वगैरह आप लोग कर लोगे। यहाँ पे बेसिक मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए विद अ शॉर्ट थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। और मेरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने का आप लोगों को इस क्रैश कोर्स में ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर इट इज़ फॉर ICR, स्टेट एंट्रेंसेज और एनी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। सो अगर आपका बेसिक पॉइंट बहुत क्लियर है, जो बेसिक आइडिया है किसी भी डिजीज़ का, किसी भी क्लिनिकल सिस्टमिक स्टेट का, या किसी भी चीज़ के बारे में इन एनी सब्जेक्ट, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो आप खुद से भी समझ सकते हो, बिकॉज यू हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज। ये तो एक क्रैश कोर्स है, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ वेरी एफिशिएंट वे, ठीक है। बट मैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस हैं आगे चलेंगे हम लोग जब लेक्चर्स में, सो वी आई विल डेफिनेटली कवर देम। तो अभी आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट, DIC। DIC क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं? हेपेरिन से। इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। एंटीकोगुलेंट यूज इन द केस ऑफ DIC इज हेपेरिन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज शॉक। शॉक क्या होता है? Shock is defined as the state which is characterized by acute and serious reduction in perfusion of tissue, जिसको हम hypoperfusion भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिस्टमिक स्टेट जहाँ पे जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनका परफ्यूजन बहुत ज़्यादा कम हो जाए ड्यू टू रिडक्शन इन आइदर कार्डियक आउटपुट और इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। किसकी वजह से? या तो कार्डियक आउटपुट आपका कम हो जाए, या जो इफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कुछ खराबी आ जाए, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया वी हैव क्लासिफाइड द शॉक। बेसिक क्लासिफिकेशन पहला है बेसिस ऑफ फोर्स, ठीक है। बेसिस ऑफ फोर्स के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें 1, 2, 3, 4, हेमरेजिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, बर्न शॉक, टॉक्सिक शॉक। हेमरेजिक मतलब ब्लड लॉस हो जाए, ट्रॉमेटिक मतलब जिसमें आपको किसी ट्रॉमा की वजह से शॉक मिले, बर्न शॉक फ्लूइड लॉस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? फाइनली कार्डियक आउटपुट और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा। ब्लड लॉस, इफेक्टिव सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ट्रॉमा में भी सेम केस है। टॉक्सिक शॉक की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लैक वाटर, बॉट्यूलाइजिनम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, तो बेसिस ऑफ फोर्स के बेसिस में हेमरेजिक, ट्रॉमेटिक, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या था? बर्न, एंड नेक्स्ट वन इज टॉक्सिक शॉक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट वन इज एनाफ्लाइटिक शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होगा? इट इज ड्यू टू ट्रांजिटरी रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। आइदर रीजंस कैन बी लॉस ऑफ होल ब्लड और इट्स फ्लूइड कंपोनेंट। बेसिकली क्या है, हम जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, हाइपो मतलब ब्लड वॉल्यूम जो है कम हो जाए, ठीक है। किसकी वजह से कम हो रहा है? या तो होल ब्लड लॉस हो जाए, या ब्लड का जो फ्लूइड कंपोनेंट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। डिहाइड्रेशन, वोमिशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, CHO engorgement, इन्फेक्शन, ऑल दीज कंडीशंस विल लीड टू फ्लूइड लॉस, एंड उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव और वेसोजेनिक शॉक की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव को हम वेसोजेनिक शॉक भी कहते हैं। जो डिफरेंट फार्मालॉजिकल एक्टिव अमाइंस होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, सीराटोनिन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? पेरिफेरल वेसोडाइलेशन कराते हैं। इट विल लीड टू अ डिस्ट्रीब्यूटिव और वेसोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक की अगर मैं बात करूं, इट इज ड्यू टू अ सीवियर पेनफुल स्टिमुलाई, जो पेनफुल स्टिमुलाई है उसकी वजह से, ठीक है। एनाफ्लाइटिक शॉक develops due to generalized IgE mediated hypersensitivity response anaphylaxis। IgE आएगा, इम्यूनोग्लोबिन E, ठीक है। और यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस की वजह से जो आपको शॉक देखने को मिलेगा वो दैट इज हाइपर
दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, कई जैसे ड्रग्स होती हैं पेनिसिलिन सल्फा, उनके वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक मतलब क्या होगा? दिस शॉक विल यूजुअली अकर व्हेन देयर आर डिजीज ऑफ द हार्ट विच विल रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में हमने देखा था हाइपोपरफ्यूजन बिकॉज ऑफ रिड्यूस इन ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज आता है कंपनसेटरी स्टेज। कंपनसेटरी स्टेज में क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, म्यूकोसा जो है वो ब्रेक रेड हो जाएगी, बीपी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कंपनसेटरी स्टेज में डॉग के केस में हार्ट रेट बढ़ता है, दैट इज टैकीकार्डिया। कैट के केस में घटता है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और जो CRT है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, दैट विल लेस देन 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट आता है अर्ली डीकम्पनसेटरी स्टेज और प्रोग्रेसिव स्टेज। अर्ली डीकम्पनसेटरी स्टेज और प्रोग्रेसिव स्टेज, इसमें क्या होगा? टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन। टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीपीनिया रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, एंड यू विल आल्सो हैव अ पेल म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा? बीपी लो होगा, पल्स भी वीक होंगे। ठीक है, CRT जो है वो पुअर मतलब मोर देन 3 सेकेंड्स, एंड हाइपोथर्मिया आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज आता है टर्मिनल डीकम्पनसेटरी स्टेज। इसमें हार्ट रेट घट जाएगा, CRT जो है अपसेंट होगी, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम होगा ही नहीं आपको, हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, साथ ही साथ हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है शॉक के रिगार्डिंग। हाइपो वॉल्यूमिक शॉक जो होता है, इट इज़ अ वेरी मोस्ट कॉमन शॉक। डॉग्स के केस में जो क्रिस्टलॉइड्स की डोज रेट होती है 90 ml पर kg। ठीक है, कैट्स के केस में दैट इज 60 ml पर kg। जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन केसेस ऑफ शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, बेसिकली अब इसमें हमारा जो डोज रेट होता है क्रिस्टलॉइड का, दैट इज 5 ml पर kg पर आवर फॉर इलेक्टिव सर्जरी। ठीक है, एंडोटॉक्सिक शॉक जो होगा उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा? हाइपरटोनिक सलाइन। याद रखना है सारी चीज़ें। और मोस्ट वैल्यूएबल इंडेक्स इन मॉनिटरिंग शॉक, मॉनिटर हम किसको करते हैं? शॉक को कैसे करते हैं? हार्ट रेट। ये याद रखनी है आपको चीज़ें। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक सबसे कॉमन है। क्रिस्टलॉइड की डोज रेट इन डॉग्स एंड कैट्स, क्रिस्टलॉइड की नॉर्मल डोज रेट इन इलेक्टिव सर्जरी फॉर डॉग्स 5 ml पर kg पर आवर। एंडोटॉक्सिक शॉक में फ्लूइड ऑफ चॉइस हाइपरटोनिक सलाइन, एंड मॉनिटरिंग इंडेक्स बेस्ट फॉर व्हाट? शॉक इज हार्ट रेट। ठीक है, हम लोग डायग्नोसिस की बात कर चुके हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें और देखनी है आपको यहाँ पे। ड्रग ऑफ चॉइस किस शॉक में क्या देंगे? एनाफ्लाइटिक शॉक में एड्रेलिन दोगे, कार्डियोजेनिक शॉक में नॉर एड्रेलिन दोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में नॉर एड्रेलिन दोगे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्रिस्टलॉइड दोगे, सेप्टिक शॉक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सिंपल, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनाफ्लाइसिस सब पर जानते हैं, एनाफ्लाइसिस में क्या होता है? वी विल यूज एड्रेलिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कार्डियोजेनिक में नॉर एड्रेलिन, उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव में नॉर एड्रेलिन। ठीक है, हाइपोवॉलिक में क्रिस्टलॉइड्स, उसके आगे क्या है आपके पास? सेप्टिक शॉक में, जो कि बैक्टीरिया वगैरह की वजह से होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इतना तो सबको पता होगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल रेंज, यूजुअली इन अ वेरी हेल्दी बॉडी स्टेट। जो एसिड और बेस का कंपोनेंट होता है वो बफर में प्रेजेंट होता है, ना ही ज़्यादा एसिडिक ना ही ज़्यादा बेसिक, यूजुअली एट अ नॉर्मल pH लेवल। अब इनका इम्बैलेंस हो जाए तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले मेटाबोलिक
एसिडोसिस, दूसरा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, फिर हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, फिर हाइपोनाट्रीमिया, 6 इज हाइपोकलीमिया। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका H+ आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और पीएच जो है एसिडिक हो जाए। अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, CO2 का रिटेंशन हो जाएगा ब्लड में, दैट विल इंटरफेयर विद द नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होगा, जब एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाए और अल्कली का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब पीएच की जो रेंज है 7 से बढ़े 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होती है, जिसमें क्या होगा, CO2 का एक्सेसिव एक्सपल्शन हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो कार्बोनिक एसिड होता है उसका कंसंट्रेशन घट जाए। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, जिसमें आपका जो Na+ आयन है, सोडियम आयन, वो कम हो जाए। हाइपोकलीमिया क्या होता है, जो K+ आयन्स जो हैं आपके कम हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ एक और कंडीशन आपको याद रखनी है, हाइपोक्लोरीमिया। हाइपोक्लोरीमिया में क्या होगा, जिसमें क्लोराइड आयन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे। ठीक है, अब किस किस केस में क्या क्या मिलता है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। एसिडोसिस, जब एक्यूट कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्वमेंट हो जाए और जिसकी वजह से फर्मेंटेशन बढ़ जाए, ग्रेन डाइट जब हम देते हैं। अल्कलोसिस कब होती है, मेटाबॉलिक, जब हम अल्कलाइन यूरिया वगैरह ज़्यादा खा लेता है जानवर तो अल्कलाइन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक, हाइपोक्लोरीमिया किसमें मिलता है, हमारा RDA में मिलता है, राइट साइडेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइपोमेसन। ठीक है, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, एक्यूट डायरिया कंडीशन, वोमिशन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एसिड, बेस और इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस की वजह से किसी भी एनिमल में देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी।